हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के PYQ का एनालिसिस कर रहे थे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज ये पेपर है EVS का। आज हम लोग इस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 29 दिसंबर 2021 का, लास्ट ईयर का, जो ऑनलाइन हुआ था। इससे पहले हम लोग ने इसी डेट के मैथ सेक्शन का एनालिसिस किया था। आज हम लोग EVS सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लास 5th while discussing the chapter Whose Forest, the teacher narrated a true anecdote of Surimani who started a center named Torang to deal with। देखिए, क्लास 5th में एक टीचर जो है चैप्टर डिस्कस कर रही है हुज फॉरेस्ट। द टीचर नरेटेड अ ट्रू एंसीडोट, मतलब एक सच्ची घटना के बारे में बताया। सूर्यमणि हु स्टार्टेड अ सेंटर नेम तोरंग, उसमें एक तोरंग नाम का शब्द आता है। ये किससे रिलेटेड है? इशू ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट, लैंड और लेवलहुड से रिलेटेड है। इशू ऑफ हंगर, भूख मरी से रिलेटेड है। इशू ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों से रिलेटेड है। या इशू ऑफ कुड़ुक कल्चर, इससे रिलेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है A, B एंड C है, A एंड D है, एंड D ओनली है। तो हम ये देखिए, जो तोरंग शब्द है ये रिलेटेड है झारखंड से। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में ये वर्ड यूज किया जाता है। ये वर्ड रिलेटेड है इशू ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड से, जमीन और जीवन रेखा से। और इशू ऑफ कुड़ुक कल्चर, कुड़ुक कल्चर जो है, कुड़ुक भाषा छत्तीसगढ़ और झारखंड में बोली जाती है। तो ये इन दो चीज़ों से रिलेटेड है। ओके, ये जो तोरंग शब्द है इसका ऑप्शन इसलिए हो जाएगा थर्ड ऑप्शन A एंड D। गॉट इट? तोरंग शब्द जो रिलेटेड है वो कुड़ुक कल्चर से रिलेटेड है। हिंदी में पढ़ लीजिए। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिससे उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी, जो कि देखता था जमीन और जीविका की समस्या और कुड़ुक संस्कृत की समस्या। इससे ये रिलेटेड है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन A एंड D। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्न फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टीम वर्क है, मतलब समूह कार्य है, वो हमें किस चीज़ से सीखने को मिल सकता है? फैमिली से, परिवार से, स्पोर्ट्स एंड फैमिली से, खेल और परिवार से, फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स, परिवार से, समाज से और खेल से, एंड कंडक्टिंग कंपटीशन, प्रतियोगिता के आयोजन से। तो देखिए, ये कंडक्टिंग कंपटीशन तो ये इसमें ही आ जाएगा, स्पोर्ट्स में। तो जो हमें टीम वर्क जो सबसे बढ़िया सोर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इज लर्न फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स। ओके, इन तीनों से हमें सबसे बेहतर ढंग से सीखने को मिलेगा टीम वर्क। सहयोग की भावना से कार्य करने का अभिप्राय किससे होगा? परिवार, समाज एवं खेल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। इनमें से कौन सा सोशल इंसेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? एंड्स, टर्माइट्स, बीटल या हनी बी। तो देखिए, एंट जो है एक सोशल एनिमल है, मतलब इनका एक ग्रुप रहता है जिसमें क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं और सिपाही होते हैं। टर्माइट्स, दीमक की भी जो है सामाजिक होता है, इसमें भी क्वीन होती है, वर्कर होते हैं और सिपाही होते हैं। लेकिन बीटल जो है एक अकेला रहने वाला इंसेक्ट है। हनी बी भी एक सोशल एनिमल है, ये भी ग्रुप में रहते हैं। ओके, तो इसमें से हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बीटल। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा भृंग, या फिर हम इसे भौरा भी कह सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वलसाड टाउन इज लोकेटेड इन डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। वलसाड जो टाउन है वो कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद की, अगर हैदराबाद को सेंटर मान के चले तो वलसाड हैदराबाद से किस दिशा में पड़ेगा? तो देखिए ये तो मैप वाला क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से मैप देखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है राइट आंसर नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कैसे हो जाएगा? नॉर्थ ऐसे, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर हैदराबाद को यहाँ मान लिया जाए तो वलसाड इधर होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, उत्तर पश्चिम। वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम। ये फिक्स्ड आंसर वाले क्वेश्चन है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, जो इनके आंसर फिक्स होते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं बार बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज यूज्ड इन अबू धाबी? अबू धाबी जो देश है वहां पे कौन सी करेंसी, कौन सी मुद्रा यूज की जाती है? डॉलर, रुपी, दिरहम या टाका? तो अबू धाबी में कौन सी यूज की जाती है? दिरहम। इसको याद रखिएगा। रुपी तो अपने इंडिया में है, पाकिस्तान में है, डॉलर अमेरिका में है और दिरहम अबू धाबी में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिरहम। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन चिराओ डांस पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच पेयर होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एज द ड्रम बीट्स द बैम्बू आर बीटन टू द ग्राउंड dancer step in out of the bamboo sticks and dance to the beat. In which of the following state is चिराओ dance performed? चिराओ देखिए एक डांस का फॉर्म है, नृत्य की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं लोग बैम्बू स्टिक्स लेके, कुछ लोग बैम्बू जमीन पे बैठ के पकड़ते हैं और कुछ लोग उसके आर पार मतलब उछल के डांस करते हैं। तो ये इस तरह का डांस जो है कौन से राज्य में किया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम या उड़ीसा? तो चिराओ डांस फॉर्म कहाँ के लिए फेमस है? मिजोरम के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम वह राज्य है। गॉट इट। चिराओ नृत्य के व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस का जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित कहाँ पर चिराओ नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम वो राज्य है जहाँ से चिराओ नृत्य प्रसिद्ध है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज कंजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। दिस ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कह रहा है कि जो बारिश का पानी है वो छत पे से इकट्ठा किया जाता है और फिर ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह का ट्रेडिशनल पारंपरिक विधि का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ऐसी विधि वहीं पे ज़्यादा यूज की जहाँ पानी की कमी होती है। तो हमें 4 राज्य दिए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार। तो हम जानते हैं राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पे पानी की कमी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान वह राज्य है जहाँ पे छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। ओके, ये फिक्स आंसर वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो
थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। देखिए ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो भारत के किन राज्यों से बहती है। पहले तो ये देखिए चाइना में बहती है और फिर हमारे इंडिया के उसमें आती है, तो कौन से राज्य से हो के ये गुजरती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। असम और मिजोरम या फिर मेघालय। थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एंड असम। फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्रा है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से एंटर करती है और असम से होते हुए फिर जाके वेस्ट बंगाल और गंगा वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिल जाती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियाँ गिरती हैं। ओके, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर कौन कौन से राज्य से होके गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश एंड असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश और असम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैमिली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन विच of the young generation. In this regard, the family is the agency of. फैमिली जो है एक, देखिए हिंदी में क्या है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। तो परिवार किस तरह का है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी है, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों है, या टर्सरी है। तो देखिए परिवार जो है सबसे पहले आता है। जो बच्चा होता है, एक नवजात शिशु, वो सबसे पहले अपने परिवार में आता है। तो परिवार कौन सा रोल प्ले करेगा? प्राइमरी सोशलाइजेशन का, प्राथमिक सामाजिकरण का रोल प्ले करता है। बच्चा जब तक 2-3 साल का नहीं हो जाता, स्कूल जाने से पहले वो अपने परिवार के साथ ही रहता है। तो जो फैमिली है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा। हाँ, अगर स्कूल के बारे में पूछा जाता तो वो फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन का रोल प्ले करता। ओके, यहाँ पे भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक समाजीकरण का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Many movements have endorsed the need to save the environment. Who amongst the following played a crucial role in चिपको आंदोलन of 1970? वातावरण को बचाने के आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? तो देखिए चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था 1970 में, जहाँ पे जंगलों को बचाने के लिए वहाँ के निवासी लोगों ने हर एक पेड़ से जाके चिपक गए थे और फिर कह रहे थे कि पेड़ को नहीं काटना है। तो इस मुहिम को चलाने का श्रेय किसको जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? सेकेंड ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला। चिपको आंदोलन के में निर्णायक भूमिका निभाई है सुंदरलाल बहुगुणा ने। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चनों को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Due to construction of large dams in the state of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, the indigenous people were compelled to move out of their habitat. The kind of movement is called. देखिए जैसे राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में डैम्स बांध के निर्माण के चलते जो वहाँ के वास्तविक निवासी हैं उनको जो है दूसरी जगह हटा दिया गया। तो इस टाइप के मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? ट्रांसफ़र कहा जाएगा, इमिग्रेशन कहा जाएगा, आउट माइग्रेशन कहा जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा। तो देखिए अगर इन राज्यों में सरकार बांध बना रही है तो वहाँ से उन लोगों को हटा के दूसरी जगह रहने के लिए ज़मीन देगी। तो लोग अपनी जगह अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं किए हैं,
उनको हटाया गया है, उनको विस्थापन किया गया है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह जगह दी गई है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में कहते हैं विस्थापन। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये ट्रांसफर नहीं होगा, इमिग्रेशन नहीं होगा और आउट माइग्रेशन नहीं होगा। इसका राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है विस्थापन। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी शुड नॉट लीव कुक्ड फूड अंडर कवर्ड, अनकवर्ड और unrefrigerated for a long duration. Which agents are responsible for spoilage of cooked food? हमें पके हुए खाने को खुला हुआ और रेफ्रिजरेटेड मतलब फ्रिज में हमने नहीं रखा है लंबे समय तक, तो कौन से ऐसे एजेंट होंगे जो खाने के खराब करने के लिए, पके हुए खाने को खराब करने के मुख्य कारण होंगे? इंसेक्ट्स, वायरस, फंगस या फिर बैक्टीरिया। देखिए, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये वायरस, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर समय हर जगह इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे होते हैं बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया वो एजेंट होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे स्पॉयलेज ऑफ कुक्ड फूड। हम पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, जीवाणु। बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहते हैं। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डेट ऑफ पैकेजिंग इज मेंशन्ड ऑन एवरी पैक्ड फूड आइटम बिकॉज। देखिए, जो हर पैक्ड फूड के ऊपर जो है उसकी डेट लिखी रहती है कि किस दिन उसकी पैकिंग हुई है। इसका क्या कारण होता है? एवरी फूड आइटम हैज़ देयर ओन सेल्फ लाइफ। हर खाद्य पदार्थ की एक अपनी लाइफ है। सही बात होती है कि एक समय के बाद जो पैक्ड फूड है वो ख़राब हो जाता है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम सम प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड। वो जो खाद्य पदार्थ पैक किया जाता है या उसके प्रोसेस के दौरान कुछ प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो खाने को लंबे समय तक बचा के रखते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो प्रिजर्वेटिव भरे जाते हैं। ये भी राइट ऑप्शन है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड सम पैथोजन डेवलप इन इट टू स्पॉइल। कुछ समय के बाद कुछ पैथोजेंस, जैसे हम जीवाणु कह सकते हैं, कुछ डेवलप हो जाते हैं उसको ख़राब करने के लिए। ये भी बात सही है। वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम। डेट इसलिए दी रही होती है कि उस पर लिखा रहता है, एक पैकेजिंग डेट दी रहती है, उस पर लिखा रहता है 6 महीने या 3 महीने के बाद ये यूज के लिए नहीं उपलब्ध रहेगा, तो हमें एक्सपायर्ड फूड का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये भी बात सही है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी, डी। ओके, गॉट इट। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है। ए, बी एंड सी, डी इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In order to prevent the mosquito proliferation, many methods are suggested. Find out a method which does not check the breeding of mosquito among the following. कह रहा है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो देखिए, कुछ ऐसे मच्छरों को पैदा होने से ही रोकने के लिए क्या उपाय दिए हैं और इनमें से कौन सी वो विधि काम नहीं करती है। कीप चेंजिंग द वाटर फ्रॉम द कूलर एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में कूलर में से 2 बार कम से कम पानी चेंज करें। ठीक है, अगर उसमें मच्छर हो गए तो उस पानी को फेंक दीजिए और नया पानी भर दीजिए, तो जो लार्वा होंगे वो मर जाएंगे।
ये काम करेगा। पुट फिश इन द पॉन्ड एंड वाटर लॉगिंग एरिया सो दे ईट द मॉस्क्यूटो लार्वा। तालाब या फिर जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे मछलियाँ डाल दीजिए ताकि वो मच्छरों के लार्वा को खा जाएं। ये भी रोकथाम करेगा मच्छरों को बढ़ने से। यूज ऑफ मॉस्क्यूटो नेट, मॉस्क्यूटो नेट का काम करना। तो ये मॉस्क्यूटो नेट का काम करने से हमें काटने से रोकेगा या फिर खून पीने से रोकेगा, उन्हें बढ़ने से नहीं रोक सकता। स्प्रे ऑयल ऑफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एन एनी प्लेस, वहाँ पे स्प्रे मतलब तेल डालना जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, तो ये भी काम करेगा। लेकिन मॉस्क्यूटो नेट हमें हमारी बचत का काम करेगा मच्छरों से बचाने के लिए, बाकी मच्छरों को बनने से मॉस्क्यूटो नेट काम नहीं करेगा। तो इसका जो हमने इससे पूछा था कि इसमें से कौन सा फैक्टर है या फिर कौन सी एक्टिविटी है जो मच्छरों को की ब्रीडिंग से नहीं रोकेगा, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यूज ऑफ मॉस्क्यूटो नेट्स। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा मच्छरदानी का प्रयोग करना, ये काम नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर एडवाइज डायरिया पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर हैविंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बिकॉज। किसी को अगर डायरिया हो गया है तो डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, उबला हुआ और ठंडा पानी पिए जिसमें नमक और चीनी होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, केवल चीनी का पानी जो है हमारी आंतों द्वारा जो है एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, ये भी ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब, जो कॉम्बिनेशन है शुगर और सॉल्ट का, नमक और चीनी का जो घोल है वो आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। बॉइलिंग वाटर मेक द वाटर जर्म्स फ्री, जो उबला हुआ पानी होता है वो वाटर को जर्म फ्री बना देता है। ये ऑप्शन तो सही है, ये भी ऑप्शन सही है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमें इन तीनों में से चूज़ करना है, तीनों का कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, ये बात सही है। और कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी इजली एब्जॉर्ब एंड बॉइलिंग वाटर मेक द वाटर जर्म फ्री, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है और उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्लास थर्ड अ टीचर जोसेफ वाइल टीचिंग द चैप्टर फूड वी ईट आस्क्ड स्टूडेंट टू डिस्कस। क्लास थर्ड में टीचर जोसेफ हैं, उन्होंने फूड वी ईट चैप्टर, खाना जो हम खाते हैं, ये चैप्टर पढ़ाते समय स्टूडेंट से डिस्कस किया। व्हाट दे एट यस्टरडे, उन्होंने बच्चों से पूछा कि उन्होंने कल क्या खाया था। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन, ये प्रश्न पूछने का जो टीचर का क्या उद्देश्य है। शेयरिंग विथ पीयर व्हाट दे ईट, आपस में मतलब बच्चे आपस में साझा करें कि वो उन्होंने क्या खाया। शेयरिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी मतलब जैसे बच्चे अलग अलग जगह से होंगे, अलग अलग राज्य से, अलग अलग गांव से, तो वो अलग अलग तरह का खाना खाएंगे, ये शेयर करना। शेयरिंग व्हाट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करना, तो यहाँ तो इसकी बात ही नहीं की गई है। शेयरिंग व्हाट इज नॉर्मल टू ईट, कि हमारे लिए क्या सामान्य खाने होता है, तो ये भी बात नहीं की गई। देखिए ये दोनों ऑप्शन है, शेयरिंग विथ पेयर व्हाट दे ईट, बच्चों के साथ साझा करने की क्या उन्होंने खाया, ये सबसे सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही है। शेयरिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड डाइवर्सिटी, जो हमारे भारत में भोजन की विविधता है उसको डिस्कस करना। ओके, टीचर का ये उद्देश्य था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। टीचर जोसेफ का ये उद्देश्य था इस क्वेश्चन का करने से पीछे। ओके,
गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्लास 4 चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बी। क्लास 4 में जो चैप्टर 5 है ईवीएस की बुक में होगा, अनीता एंड द हनी बी, अ ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता कुशवाहा हैज़ बीन नरेटेड हाईलाइटिंग हर एज अ गर्ल स्टार। जो एक सच्ची घटना है अनीता कुशवाहा की, वो उसमें बताई गई है, हाईलाइटिंग हर एज अ गर्ल स्टार। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एज एन इनिशिएटिव। इस तरह के पाठ देने का क्या उद्देश्य है। वी विल शोइंग हाउ गर्ल्स आर हैप्पी एंड अंडरलाइंग विथ मच नीडेड सपोर्ट टू देम। ये शो करना कि कैसे गर्ल खुश हो सकती हैं, उन्हें किस तरह सपोर्ट की ज़रूरत है, ये उद्देश्य तो नहीं हो सकता। शोइंग गर्ल पावर इज डायनेमिक एंड स्पीक वॉल्यूम अबाउट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। शोइंग गर्ल पावर एंड स्पीक वॉल्यूम अबाउट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, बराबर की बात की गई है। हाँ, ये हो सकता है। शोइंग हाउ गर्ल्स आर इग्नोरेंट एंड नीड गाइडेंस। ये शो करना कि हाउ कैसे गर्ल्स आर इग्नोर की जाती है और उन्हें गाइडेंस की जरूरत है, ये नहीं। शोइंग हाउ गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर फैमिली एंड सोसाइटी। ये बताना कि कैसे लड़कियां जो है परिवार पर बोझ होती हैं, समाज पे, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये हमारा इस तरह का पाठ पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। शोइंग गर्ल पावर इज डायनेमिक एंड स्पीक वॉल्यूम अबाउट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। उनकी शक्ति और बराबरी के बारे में बताने की गई है। यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं शक्तिकरण की प्रदर्शित करती है। मतलब ये बताना कि जैसे अगर लड़कियों को भी चांस दिया जाए तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं। लड़कियों के एक मोटिवेट करने के लिए गर्ल्स को या पूरी सोसाइटी को मोटिवेट करने के लिए इस तरह का चैप्टर दिया गया है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In class 4, the chapter on the word in my home, a story on Akshay tell about how his grandmother tell him not to eat or drink at Anil's home. What important message children learn from this story? क्लास 4th में जो चैप्टर है द वर्ड इन माई होम, अ स्टोरी ऑन अक्षय टेल अबाउट हिज ग्रैंड मदर। एक स्टोरी है अक्षय की जिसमें अक्षय की ग्रैंड मदर कैसे उसको मना करती हैं कि अनिल के घर पे ना कुछ खाना ना कुछ पीना। तो क्या इससे इम्पॉर्टेंट मैसेज बच्चों को मिल रहा है। एक्सिस्टेंस ऑफ इक्वालिटी एंड हार्मोनी इन आवर सोसाइटी। देखिए, ये एक सच्ची घटना पे या फिर ऐसे काल्पनिक घटना पे आधारित है जिसमें अक्षय की ग्रैंड मदर उसको मना कर रही हैं कि अनिल के घर पे कुछ खाना पीना नहीं। तो इससे बच्चे इससे क्या रहे कि बराबर और हार्मनी मतलब भाईचारे की बात सीख रहे हैं, नहीं। एक्सिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, छुआछूत और जात पात के बारे में पता चल रहा है इससे, ये हो सकता है। एक्सिस्टेंस ऑफ कम्युनलिज्म का एक्सिस्टेंस, ये भी हो सकता है। एक्सिस्टेंस ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म का। देखिए, नाम से पता चला है अक्षय और अनिल एक ही उसके धर्म के हो सकते हैं, तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं पता चल रहा है। और एक्सिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी, आसपास की तो एक जगह ऐसी कोई खास कम्युनिटी तो ये भी नहीं है। इसका यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्सिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। ओके, ये उनको मिल रहा है। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया में रे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में जो बताती है कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व के बारे में पता चलता है, किस तरह समाज में ये एक बीमारी की तरह फैला हुआ है। ओके, गॉट इट। बाकी समानता का यहाँ से कोई नहीं मिल रहा है, सांप्रदायिकता का नहीं, धार्मिक भेदभाव का भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उस तरह की बात नहीं की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन पीयर असेसमेंट इन ईवीएस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? सहपाठी मतलब ग्रुप में काम करना। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट ओन असेसमेंट ऑफ हर लर्निंग एंड प्रोग्रेस इन नॉलेज। ये तो ओन की बात करें, ओन असेसमेंट, सेल्फ की बात करें नहीं। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट वाइल सी इज डूइंग इन एक्टिविटी, यहाँ पे भी सिर्फ एक लड़के की बात की गई है। इट फोकस ऑन स्टूडेंट असेसिंग अदर स्टूडेंट इन पेयर और इन ग्रुप, ये इस बात पे फोकस करता है कि स्टूडेंट किस तरह से अदर स्टूडेंट को असेस कर रहे हैं, पेयर्स में मतलब जोड़े में या फिर ग्रुप्स में। ओके। इट फोकसेस ऑन द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये फोकस करता है सीखना और प्रोग्रेस कुछ बच्चों के ग्रुप्स पे। तो ये ज़्यादा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन पीयर असेसमेंट इन ईवीएस? तो ये थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही है। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? तो विद्यार्थियों को केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़े या समूह में कर रहे हों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्लास थर्ड चैप्टर वर्क वी डू द स्टोरी ऑफ दीपाली इज ऑन द फोकस ऑन। क्लास थर्ड में ईवीएस की बुक में चैप्टर है वर्क वी डू द स्टोरी ऑफ दीपाली इज टू फोकस ऑन। देखिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट चैप्टर से पूछ दिए गए, अगर चैप्टर के बारे में नॉलेज होगी तब हम इनके आंसर कर पाएंगे। तो स्टोरी ऑफ दीपाली इज टू फोकस ऑन, जो दीपाली की स्टोरी है वो किस पे फोकस? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउस होल्ड वर्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन। तो इसका जो राइट आंसर है कि क्लास थर्ड में जो चैप्टर है वर्क वी डू, कार्य हम वो करते हैं, इसमें जो दीपाली की कहानी बताई गई है उसमें किस पे बात किया गया? फोकस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस, कैसे जेंडर भेद के आधार पर भेदभाव होता है घर के कामों में। ओके, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा होती है। जैसे घरों में होता है ना कि बाहर के काम लड़के करेंगे, घरेलू काम झाड़ू पोछा खाना पकाना ये सब काम कौन करेंगी? घर की महिलाएं करेंगी। ओके, तो ये कक्षा थर्ड के अध्याय में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इस पे ये केंद्रित किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओरल हिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन टू कोलेट experience of specific group of the society. In this context indicate the statement that they are best illustrate its usage. मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। देखिए मौखिक इतिहास, जैसे हम बातचीत से हमें पुरानी बातों का पता चलता है, तो इसमें कौन से सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। इससे शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास के मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। या फिर शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने को कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक छात्रों के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे कह रहा है कि मौखिक जो इतिहास समाज में विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है, इस संदर्भ में हमें इंगित करना है कि कौन सा कथन सबसे उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक अपने छात्रों को उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने के बारे में कहें। इससे वो घर पे जाएंगे दादा दादी से पूछेंगे तो वो लिखित रूप में तो देंगे नहीं, वो
मौखिक रूप से बताएंगे। बाकी ये काम तो जो है लिखित रूप से भी किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मौखिक इतिहास के रूप में क्या होगा, ये जो है शिक्षक अपने छात्रों को अनुभव एकत्र करने के लिए कहेंगे, तो ये मौखिक इतिहास का इंगित करता है। गॉट इट? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैपिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर ए स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्पेस, सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैप्स आर करेक्ट। देखिए मैपिंग स्किल्स जैसे मानचित्र बनाते हैं, आर एसेंशियल फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्पेस, जो जैसे मैप के बारे में, स्थान के बारे में पढ़ाने के लिए मैपिंग कुछ स्किल्स होती हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, ताकि वो जगह के बारे में, स्थान के बारे में समझ सकें। तो इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? अ मैप इज ऑलवेज मेड एज्यूमिंग दैट अ पर्सन इज लुकिंग एट अ प्लेस फ्रॉम द ग्राउंड। मैप इस तरीके से बनाया जाता है ये मान के कि जो देखने वाला व्यक्ति है वो ग्राउंड से देख रहा है, ऐसा तो नहीं है। वी यूज सिंबल टू शो ऑब्जेक्ट, वॉल एंड रोड एक्सेट्रा। जो है हम सिंबल्स यूज करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट, वॉल, रोड एक्सेट्रा, ये भी सही है। वी मेजर एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिपिक्ट द सेम, हम एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करने के लिए सेम लेंथ यूज करते हैं, नहीं। एक्चुअल डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम फिर छोटे सेंटीमीटर का यूज करते हैं। द नॉर्थ इन अ मैप इज ऑलवेज टूवर्ड द टॉप ऑफ मार्जिन, तो नॉर्थ की दिशा होती है वो हमेशा क्या है, टॉप पे होती है। उत्तर की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है, तो ये सही है। बी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो स्टेटमेंट है अबाउट द मैप्स आर करेक्ट। ओके। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? तो बी एंड डी ऑप्शन सही है। वस्तु, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिसोर्स टू डिस्कस द इशू वाटर स्कैरसिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनी रीजन। कह रहा है सब नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होगा पानी की कमी और उसके दुष्प्रभाव जो हो रहे हैं ये किसी एरिया के बारे में जानने के लिए। टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक देखिए वो छपी छपाई होती हैं और वो पूरे रीजन वो कहीं का भी बता सकती हैं। ऑडियो एड्स, सुनने वाली, स्रोत वाली चीज़ें हम सुन के बताएं। इंसाइक्लोपीडिया से तो पूरे हमें वर्ल्ड की जानकारी मिल जाती है। हमें किसी अपने आसपास की जगहों के बारे में जाने की, पानी की क्या स्थिति है, पानी की कितनी कमी है या उसके ना होने से क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो ये हमें अपने एरिया के बारे में जानने के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। न्यूज़पेपर हमें आसपास अपने स्टेट, अपने ज़िले और आसपास के नगरों की हमें जानकारी मिलती है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसके किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। ओके। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is true in relation to the student learning EVS? इनमें से कौन सा कथन सही है इस संबंध में कि स्टूडेंट सीख रहे हैं, EVS सीख रहे हैं, इस संबंध में कौन सा कथन सही? स्टूडेंट आर एम्प्टी वेसल और ब्लैंक स्लेट्स टू बी फिल्ड अप विथ इंफॉर्मेशन दैट द स्कूल ओनली कैन गिव। ये कि स्टूडेंट जो है एक एम्प्टी वेसल मतलब खाली बर्तन होते हैं या ब्लैंक स्लेट खाली स्लेट होते हैं और उन्हें भरा जा सकता है नॉलेज से, जो कि ये काम सिर्फ स्कूल कर सकता है। सेकेंड है ऑल स्टूडेंट आर सेम एंड दे रिस्पॉन्ड सिमिलरिटी वाइल लर्निंग। सभी बच्चे एक समान होते हैं और वो एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं सीखने के दौरान। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट लर्न इन अ लीनियर वे।
स्टूडेंट जो है एक लीनियर वे में सीखते हैं। दिस न्यू लर्निंग इज टू बी डेराइव्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। वो एक लीनियर वे मतलब एक के बाद एक चीज़ें सीखते हैं और जो नई चीज़ें हैं वो पुरानी फैक्ट को उजागर पुरानी चीज़ों से जोड़कर ही सीखी जा सकती है। थर्ड है स्टूडेंट लर्न इन ए स्पाइरल वे। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इंडिविजुअल। सी एंड ही लर्न एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इन इज हर ओन वे। तो देखिए ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है। स्टूडेंट लर्न इन ए स्पाइरल वे, वो घुमावदार प्रक्रिया में सीखते हैं और हर बच्चा एक अपने आप में एक यूनिक होता है। सबकी अपनी अपनी एक कैचिंग पावर होती है। कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है और हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है अपनी तरीके से। तो ये जो है कथन सबसे सही है। दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू इन रिलेशन टू द स्टूडेंट लर्निंग ईवीएस। ओके, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और वह परिस्थितियों से सीखना वह प्रतिक्रिया अपने हिसाब से दे देता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोर्टफोलियो इज एन इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द पोर्टफोलियो इन द मोर अप्रोप्रिएट मैनर। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है? जो डेली का रिकॉर्ड किया जाता है उसे पोर्टफोलियो किया जाता है, बच्चों के आकलन के लिए यूज किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन पोर्टफोलियो इन द मोर अप्रोप्रिएट मैनर। इनमें से कौन सा कथन जो है सबसे बेहतर तरीके से पोर्टफोलियो के बारे में बताता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट स्टूडेंट इन नेचुरल सेटिंग। इट कुड बी बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ टीचिंग। इनमें जो है पोर्टफोलियो में इंफॉर्मेशन की जाती है अबाउट द नेचुरल सेटिंग। इट कुड बी बेस्ड ऑन टीचर ऑब्जर्वेशन, टीचर के ऑब्जर्वेशन के ऊपर निर्भर करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग। सेकेंड ऑप्शन है इट इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अंडरटेकन वंस अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इन्वॉल्व करता है कलेक्शन या फिर एनालिसिस डाटा का जो एक समय के दौरान लिया गया था। थर्ड ऑप्शन है सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक बिहेवियर दैट हेल्प फोकस अटेंशन ऑन ए पार्टिकल एस्पेक्ट। ये जो है एक सिस्टमैटिक वे रिकॉर्डेड होता है सिस्टम जिसमें हमें सहायता मिलती है एक खास एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली डे टू डे वर्क और सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट बेस्ट पीस ऑफ वर्क। या फिर ये कलेक्शन होता है स्टूडेंट के डेली डे टू डे वर्क का, जो हमें बेस्ट जो उसका डेली का जो बेस्ट काम होता है वो उसको नोट कर लिया जाता है डेली। तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट है। मैंने पहले ही कहा था कि पोर्टफोलियो जो है डे टू डे नोटिस किया जाता है और टीचर ही नोटिस करेगी, जो उसका सबसे बेस्ट काम होगा वो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली डे टू डे वर्क और सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट बेस्ट पीस ऑफ वर्क। ओके, पोर्टफोलियो के ये सबसे अप्रोप्रिएट है। विद्यार्थियों को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। ओके, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Conflict issue surface quite often in the classroom. As a teacher, when a student bring about a socio-culture issue for discussion, how could you respond? कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? Tell the student to not to get distracted and focus on theme under study. जैसे जब आप कोई पढ़ा रहे हैं तो कोई स्टूडेंट कुछ
अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो आप बच्चे से कहेंगे कि आप थीम से डिस्ट्रैक्ट ना हो और थीम पे फोकस करें। टेल द स्टूडेंट टू डिस्कस दिस इशू आफ्टर द क्लास विथ यू। बच्चे से कहेंगे कि आप इस इशू को क्लास के बाद शेयर कीजिएगा। टेल द स्टूडेंट टू आस्क हिज हर पेरेंट एंड नॉट ब्रिंग इट टू द स्कूल। बच्चे के माँ बाप से शिकायत करेंगे और कहेंगे कि इसे स्कूल ना भेजे। टेल द स्टूडेंट टू शेयर हिज हर एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू एड्रेस द सेम इन द क्लास। बच्चे से कहेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करे और उसके जो है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे क्लास में। क्या करेंगे आप? तो राइट आंसर है, अगर बच्चे जो आप थीम पढ़ा रहे हैं हम उसको लेके बच्चा कोई कन्फ्यूजन है या उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस शेयर करने देंगे और उसकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हमें उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। व्हाट विड यू रिस्पॉन्ड? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। छात्र को कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। ये आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए एज अ टीचर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher is keen that her student develop an understanding about the plant. What among the following does she need to do? एक टीचर चाहती है कि उसके स्टूडेंट क्या है, प्लांट के प्रति जो है समझ विकसित करें। तो आप जो है कौन सी एक्टिविटी करेंगे? टेल स्टूडेंट टू मेमोराइज नेम ऑफ प्लांट एंड शेयर इन द क्लास। आप बच्चे से कहेंगे कि कुछ पौधों के नाम याद करिए और बताइए क्लास में। टेल स्टूडेंट टू आस्क देयर पेरेंट्स अबाउट वेराइटी ऑफ प्लांट। बच्चों से कहेंगे कि अपने माँ बाप से जाके घर पे पूछिएगा कि पेड़ों के बारे में, पौधों के नाम के बारे में जानिएगा। टेल स्टूडेंट टू कंपनी हर इन द स्कूल गार्डन एंड आइडेंटिफाई ऑल प्लांट। आप कहेंगे बच्चों को कि चलिए मतलब मेरे साथ गार्डन में चलते हैं स्कूल के और वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के पौधों को पहचानेंगे, उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे। टेल स्टूडेंट टू वॉच वीडियो ऑन देयर ओन एंड आइडेंटिफाई द प्लांट। बच्चों से कहेंगे कि खुद वह वीडियो देखें और पौधे को पहचानें। तो बच्चों में जो है पौधों के बारे में समझ विकसित करने के लिए सबसे बढ़िया एक्टिविटी क्या है? स्कूल के गार्डन में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको ले जाके पहचानें, उनके बारे में जानें। ओके, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों के वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे और वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरहा वाइल टीचिंग द theme means of communication of class 3rd student use which of the following strategy to encourage inquiry among learners? फरहा जो टीचर है वो थीम पढ़ा रही है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेक्षण के साधन, ठीक है, जिससे हम अपने ज्ञान को आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं। तो स्टूडेंट को ये पढ़ाना है, तो कौन सी स्ट्रेटजी जो है ज़्यादा वो बच्चों को इनकरेज करेगी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए? आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट एंड क्लासीफाई पिक्चर ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों से कहेंगे कि ऐसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के पिक्चर कलेक्ट करें और क्लासीफाई करें। ओके, ठीक है, हमें पुरानी बुक, न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे मिल सकते हैं। कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अब यूज में नहीं है, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। सो वीडियो ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप उन्हें वीडियो दिखाएंगे तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आ ही जाएगा वीडियो, ये नहीं। आस्क स्टूडेंट टू नरेट देयर एक्सपीरियंस ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कस विद देम। आप बच्चों से कहेंगे कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो किस किस तरह से मीन्स ऑफ, जैसे कि फ़ोन के बारे में, चिट्ठी के बारे में, इन सब बारे में वो डिस्कस करें। सो अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी
वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा, हमें एक समझ विकसित करने के लिए। तो सी ऑप्शन सही है और ए ऑप्शन सही है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। दिस स्ट्रेटेजी will be good to encourage inquiry among learners. Okay, got it? कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फरहा अपने छात्रों को अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों को कहेंगे कि वो संचार व माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गित करें, और छात्रों को कहेंगे कि संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन, ये फरहा को करना चाहिए। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्लास 3rd चैप्टर फ्लाइंग हाई वाइल डिस्कसिंग द टॉपिक बर्ड्स, अ टीचर टीना आस्क्स स्टूडेंट टू ऑब्जर्व बर्ड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इन देयर सराउंडिंग। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वो अपने आसपास पक्षियों एवं उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का क्या लक्ष्य है? डेवलप इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन बर्ड अमंग स्टूडेंट, उनको इंफॉर्मेशन डेवलप करना चिड़ियों के बारे में। डेवलप नॉलेज बेस अबाउट बर्ड अमंग स्टूडेंट, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन बर्ड्स, बच्चों का जो है इंटरेस्ट डेवलप करना पक्षियों के बारे में। या फिर डेवलप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्ड बाय स्टूडेंट, छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। तो वैज्ञानिक अभी प्राइमरी लेवल पे वो साइंटिफिक कोई रिसर्च तो करेंगे नहीं। टीचर का मेन जो पर्पस क्या है, बस कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है पक्षियों के बारे में, कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने रंग के होते हैं, ये इंटरेस्ट है। बाकी ज्ञान इकट्ठा करना, नॉलेज उनके ऊपर हमें जो है एक्टिव वो उनका साइंटिफिक डेटा नहीं हमें रिसर्च करना है। ओके, हमारा मेन पर्पस है। क्लास 3rd के बच्चे हैं तो बस खाली उनका डेवलप जो है इंटरेस्ट डेवलप हो, ये टीचर का उद्देश्य है। छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, उनके प्रति संवेदनशील हो सकें। ओके, ये सारी चीज़ें विकसित करनी है हमें। गॉट इट? 3rd आंसर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। सीमा यानी ईवीएस टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू कलेक्ट ऑब्जेक्ट अराउंड देम like metal, pen, steel, spoon, plastic spoon and put the object one by one in a bucket of water. Observe when they float or sink. Student asks her why steel spoon sink but plastic spoon float. She did not think it was necessary to introduce density to explain to them because सीमा एक ईवीएस टीचर हैं। उन्होंने बच्चों से क्या कहा? मेटल के पेन इकट्ठा करना, स्टील का चम्मच इकट्ठा करना, प्लास्टिक का चम्मच इकट्ठा करना और उनको एक एक करके बाल्टी के पानी में डालना और फिर ये ऑब्जर्व करना कि कौन सी चीज़ डूब जा रही है और कौन सी वस्तु नहीं डूब रही है। स्टूडेंट ने देखा कि जो स्टील का चम्मच है वो डूब जाता है लेकिन प्लास्टिक का चम्मच नहीं डूबता है। तो इस बारे में टीचर जो है सीमा जो है वो ज़रूरी नहीं समझती कि वो डेंसिटी के बारे में उसको एक्सप्लेन करे। तो वो ऐसा क्यों नहीं ज़रूरी समझती? बिकॉज दे कैन नॉट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, वो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख सकेंगे, इसलिए दे फॉर्म अल्टरनेट कॉन्सेप्ट अबाउट डेंसिटी, वो एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट बना लेंगे डेंसिटी के बारे में। या फिर दे विल लर्न डेंसिटी ऑन हायर क्लासेस, वो डेंसिटी के बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। या फिर दे कैन नॉट कंडक्ट एक्टिविटी रिलेटेड टू डेंसिटी टू अंडरस्टैंड इट, वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते
तो वो एक्टिविटी तो कर ही नहीं, मान लीजिए स्कूल में नहीं करेंगे, बाहर तो करते हैं, तो उसका क्या है, इस तरह वो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस करती है बच्चों को, क्योंकि वो डेंसिटी को लेके एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए वो वजन से देख सकते हैं कि कौन भारी है कौन हल्का है, ये डेवलप कर लेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे घनत्व के वैकल्पिक अवधारणा बता लेंगे। ये था इसका राइट आंसर। गॉट इट। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सेशन कैसा लगा, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।